हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में गति के नियम का लेक्चर नंबर आज हम लोग 8 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है गतिमान लिफ्ट में वस्तु का भार। ठीक है ना। और इस टॉपिक हम लोग जानेंगे कि जब कोई वस्तु किसी लिफ्ट में रखी होती है तो उसका भार कितना प्रतीत होता है, वो वास्तविक भार से कम होता है कि अधिक होता है कि शून्य होता है, उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो भार का मतलब हम लोग जान लेते हैं, भार को किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा। तो भार का मतलब होता है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसा हम लोग जानते हैं ना, सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना। तो जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को हम लोग भार भी कहते हैं, या उस बल को हम लोग गुरुत्व बल भी कहा जाता है। ठीक है ना। और न्यूटन की गति विषय के 2-3 अंश पता है कि किसी वस्तु पर अगर बल कार्य कर रहा है इसका मतलब उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। तो गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वस्तु में उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर हम उसका भार को अगर फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान अगर m है, यानी m किलोग्राम के वस्तु है, तो उस वस्तु का जो भार होता है वो W बराबर हम लोग लिखते हैं m इंटू जी, जहां पर g गुरुत्वीय त्वरण होता है, m वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है। तो एक ही स्थान पर किसी वस्तु का भार चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। एक ही स्थान पर वस्तु का भार चेंज नहीं होता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कि स्थान बदलने से g की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है ना। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर चले जाए g का मान शून्य हो जाएगा तो वहां वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही स्थान पर है तो g की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, एक ही स्थान पर भार तो चेंज नहीं होगा वास्तविक भार उसका, लेकिन आभासी भार चेंज हो जाता है। तो आभासी भार क्या है? आभासी भार का मतलब होता है कि जैसे हम अपने शरीर का भार किस प्रकार से महसूस करते हैं। तो जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो जो हमारा जो भार है, यानी भार मतलब पृथ्वी जिस बल से हमको आकर्षित करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भार या गुरुत्व बल कहा जाता है। तो उस गुरुत्व बल से जब हम पृथ्वी को दबाते हैं तो पृथ्वी भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार अगर हम पृथ्वी को दबाएंगे तो पृथ्वी हम पर भी एक बल लगाएगी। ठीक है ना। पृथ्वी पर बल लगाएंगे हम तो पृथ्वी भी हमारे ऊपर एक बल लगाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया बल। यानी हम लगाएंगे पृथ्वी पर एक्शन यानी क्रिया, और उस जो पृथ्वी हमारे पर लगाएगा उसको कहेंगे रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया बल। ये ठीक है ना। तो ये जो प्रतिक्रिया बल होता है इसी से हमें अपने भार का अनुभव होता है। अगर किसी तरीके से प्रतिक्रिया बल का मान अगर शून्य कर दिया जाए तो भार भी शून्य हो जाएगा, यानी भार शून्य प्रतीत होगा। होता कभी भार शून्य नहीं है, वास्तविक भार जितना है वो उतना ही होता है। ठीक है ना। तो कब ये शून्य प्रतीत होता है, कभी महसूस किया आप लोगों ने? ये तब प्रतीत होता है जब कहीं किसी छत से कूद रहे हो तो जितनी देर हवा में रहेंगे उस समय जो हमें अपने शरीर का जो भार है वो शून्य प्रतीत होता है, क्योंकि उस पर प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता है। भाई तल ही नहीं तो प्रतिक्रिया बल भी नहीं होगा। तो जैसे अगर हम किसी वस्तु को मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए किसी वस्तु का भार जब मेजर करते हैं तो भार नापने की जो मशीन होती है उसको लोग स्प्रिंग तुला कहते हैं। ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस तो उस पर रखते हैं और रखने के बाद उसका जो पाठ्यांक जो आता है स्केल पर जो रीडिंग आती है उसको पढ़ लेते हैं तो पता चल जाता है 10 किलोग्राम की वस्तु है कि 5 किलोग्राम की है। ठीक है ना। तो जब हम किसी वस्तु को किसी स्प्रिंग तुला पर रखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग तुला है, ये एक स्प्रिंग तुला हो गया। और इस स्प्रिंग तुले के ऊपर हम कोई एक द्रव्यमान रख दें, m द्रव्यमान का कोई बस पिंड रख देते हैं, इसका द्रव्यमान है m। तो क्या करेगा, ये जो पिंड है उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी गुरुत्व बल से। तो गुरुत्व बल से आकर्षित करेगी तो इस तल पर एक दाब लगेगा यानी बल लगेगा कह सकते हैं। तो बल जब पृथ्वी इस तल पर लगेगा इस वस्तु द्वारा कौन लगाएगा, गुरुत्व बल। ठीक है ना। गुरुत्व बल से जब ये वस्तु इस तुला को दबाएगी तो जो तुला का जो तल होगा कितने बल से दबाएगी वो उसको कहते हैं हम लोग वस्तु का भार यानी mg। इतने बल से इसको दबाएगी
तो चूंकि ये तो नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक ऊपर तरफ एक बल कार्य करता है। भाई अगर कोई वस्तु पर बल लगा और वस्तु नहीं जा रही, इसका उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा बल एक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो उस बल को कहते हैं हम लोग प्रतिक्रिया बल। तो इस प्रकार से इस पर एक प्रतिक्रिया बल भी काम करता है ऊपर की ओर। तो जो स्प्रिंग तुला होता है वो एक्चुअल में mg को मेजर नहीं करता है, तो स्प्रिंग तुला जो होता है वो r को मेजर करता है, प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना। अब प्रतिक्रिया बल हर समय mg के बराबर नहीं रहता है, समझ रहे हैं। तो कब mg के बराबर होगा ये हम लोग देखेंगे कि हमेशा जो हमने क्या बताया है, पॉइंट ध्यान रखना है कि जो स्प्रिंग तुला है वो प्रतिक्रिया बल को मेजर करता है। अगर प्रतिक्रिया बल अगर mg के बराबर अगर है तो इसका मतलब है कि वस्तु का जो भार है वो mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये हर समय r की वैल्यू mg के बराबर नहीं होती है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रतिक्रिया बल को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का आभासी भार कहा जाता है, जबकि mg क्या कहते हैं, उसका वास्तविक भार। ये तो चेंज होता नहीं, वास्तविक भार जितना है उतना ही रहता है एक स्थान पर, लेकिन r की वैल्यू चेंज होने से उसका आभासी भार यानी प्रतीत होने वाला जो भार है वो चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस बात को जरा हम भाषा के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, इसके नोट्स आप इस प्रकार से बनाएं कि भार को डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र पर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार W कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उस वस्तु का वास्तविक भार W बराबर m इंटू जी होगा, जहां g क्या कहलाता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अब किसी वस्तु का भार अगर मेजर करना है, नापना है, तो कहां रखेंगे उसको, स्प्रिंग तुला पर। तो जब वस्तु भार नापने वाली मशीन पर रखी होती है, ठीक है ना, जब किसी वस्तु का भार नापने के लिए उसको मशीन पर रखते हैं, तुला पर, तराजू पर रखते हैं, तो वस्तु पर निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। एक बल कौन सा, वस्तु का भार वो हमेशा नीचे तरफ काम करता है, पृथ्वी अपने केंद्र को आकर्षित करती है हमेशा, ठीक है ना, तो नीचे तरफ काम करेगा। और मशीन का जो प्रतिक्रिया बल है, ये दोनों बल कहां पर लगेंगे, पिंड पर लग रहे हैं, जो वस्तु रखी है वहां पर लगेंगे। ये पिंड पर भार लगेगा नीचे की तरफ और इसी पिंड पर बल लगेगा, जो प्रतिक्रिया बल है वो ऊपर तरफ काम करता है, ठीक है ना। अब भार नापने वाली मशीन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भार नापने वाली मशीन प्रतिक्रिया बल R को नापती है, यानी R जो प्रतिक्रिया बल है उसी को मेजर करती है और उसी का आधार बताती है कि वस्तु का कितना भार है। प्रतिक्रिया बल R को वस्तु का आभासी भार कहते हैं। वास्तविक भार तो mg होता है, लेकिन आभासी भार कौन होता है, उसका प्रतिक्रिया बल। और प्रतिक्रिया बल का मान, अगर ये जो स्प्रिंग तुला अगर किसी गतिमान लिफ्ट पर रखी हो तो R का मान चेंज हो जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो R बदल जाएगा, लिफ्ट नीचे जाती है तो R का मान बदल जाएगा, ठीक है ना। तो कब R के बराबर होगा, कब R से ज्यादा होगा, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, अगला एक चित्र बना करके इसकी कहानी को समझेंगे। इसको अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि अगर लिफ्ट अगर गतिमान है तो उसका भार कितना होगा, ठीक है ना। तो कई स्थितियां हैं कि लिफ्ट किस परिस्थिति के अनुसार गतिमान है, तो इसको नोट कर लें। नोट कर लिया, बस ये ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु का जो भार होता है, वास्तविक भार जिसको हम लोग कहते हैं, वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो सिर्फ उसका प्रक्रिया बल, प्रक्रिया बल को ही मशीन मेजर करती है। तो मशीन प्रक्रिया बल को ही मेजर करती है, प्रक्रिया बल अगर चेंज हो जाएगा तो उसका भार भी चेंज हो जाता है। सिर्फ ये भी ध्यान रखना है कि भार चेंज होने का मतलब सिर्फ आभास होता है कि ज्यादा हो गया कि कम हो गया वास्तविक भार से, वरना उसका जो वास्तविक भार है वो तो उतना ही रहता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको आभासी भार कहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है वो किसी लिफ्ट के अंदर रख दिया जाएगी, ऐसे ये जो पूरा जो इस प्रकार मान लो ये जो पूरा सिस्टम है कहां रख दिया जाए, एक लिफ्ट के अंदर रख दिया जाए। और लिफ्ट जो है अगर मान लो विरामावस्था में है, थोड़ी देर का मान लें, अगर मान लो विरामावस्था में, तो पहली कंडीशन हम ये मान के चलते हैं
नंबर 1, जब लिफ्ट विरामावस्था में है, अथवा दूसरी कंडीशन और लगा दे, अथवा एक समान वेग से ऊपर या नीचे गतिमान है। ये कंडीशन का लगा देते हैं। एक मान लेते हैं ये तो या तो लिफ्ट स्थिर है, गति नहीं कर रही, ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, और अगर जा भी रही है तो कैसे, किस चाल से जा रही है, नियत चाल से, यानी उसका वेग है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो दोनों स्थितियों में देखो, ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई विरामावस्था में होती है या नियत वेग से गतिमान होती है तो उस पर जो कार्य करने वाला जो त्वरण है वो शून्य रहता है। बात समझ आ रहा है? इसका मतलब इस पर जो त्वरण होगा वो क्या होगा, 0। दोनों परिस्थितियों में त्वरण 0 होगा। तो जरा इस पर नेट बल जरा देखो कितना होगा। न्यूटन के गति विषय का जो नियम है, न्यूटन के गति विषयक के द्वितीय नियम से जो नेट बल होता है, यानी कुल बल जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये बराबर क्या होता है, m into a। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कंडीशन हमने कौन सी ली है कि विरामावस्था में है या एक समान वेग से ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, दोनों के लिए नीचे गतिमान, ऊपर या नीचे गतिमान है, तब a का मान क्या होगा, 0। तो नेट बल कितना होगा, तो नेट बल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में mg और r, नेट बल किस पर निकालना है, वस्तु पर। तो वस्तु कौन सी है, m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर नेट बल कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट बल लगे, जिसका मतलब है आप लिख सकते हैं r माइनस mg। ठीक है ना, विपरीत बल हमेशा घट जाते हैं, एक ही दिशा में लगे हुए बल जुड़ते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। r माइनस mg इज इक्वल टू, ये तो नेट बल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 0। त्वरण तो 0 होगा, तो क्या कह सकते हैं, r माइनस mg इज इक्वल टू 0 या r इज इक्वल टू mg। यानी ये जो परिस्थिति ऐसी होगी उस समय जो प्रतिक्रिया बल होगा, यानी आभासी बल, प्रतिक्रिया बल क्या होता है, आभासी बल, आभासी भार, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके वास्तविक भार यानी mg के बराबर होगा। यानी लिख सकते हैं इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार r, जिसको लोग कहते हैं वास्तविक भार, वास्तविक भार के बराबर होता है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें हम तराजू, हमारा मतलब ये समझ लीजिए कि सही मेजरमेंट देगा, जितना भार उतना उसका पाठ्यांक दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, यानी वास्तविक भार आभासी भार दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो अगर सही मेजरमेंट करना है तो आपको इस स्प्रिंग तुला को स्थिर रखना है, और अगर गतिमान रखना है तो नियत वेग से, तभी उसका पाठ्यांक सही आएगा। ठीक है ना, जितना प्रतिक्रिया बल होगा यानी उसका आभासी भार और वास्तविक भार दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी, नोट कर लीजिए। दूसरे इस कंडीशन क्या लागू करें, अगर यही वस्तु जब लिफ्ट, चलिए इसको अगला हम लोग कंडीशन लगाते हैं, दूसरी कंडीशन है जब नियत त्वरण
त्वरण ए से ऊपर की ओर गतिमान। अगर ये कंडीशन अगर लागू करते हैं तब क्या होगा? अभी न्यूटन का नियम तो आपको यहां लगाना ही है। न्यूटन के गति विषयक के द्वितीय नियम से, ये द्वितीय नियम तो ये कहता है कि F नेट जो बल होगा उसका बराबर होगा m इंटू ए के बराबर। अब यहाँ पर क्या है, ये हम क्या मानेंगे, यही जो लिफ्ट हमारी है ये ऊपर की ओर गति कर रही है, किस तरह से? ए से। ये कंडीशन अगर लागू कर दें तब क्या होगा, ऊपर तरफ जब गतिमान होगी तो इसका जो नेट बल जो बल होगा वो R माइनस एम जी, क्योंकि R ऊपर तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब R क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जिस तरफ गति होती है उसको हम ज्यादा मानते हैं, तो R ज्यादा होगा और mg कम होगा, तो R माइनस mg तो करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर शून्य नहीं होगा तो इसका त्वरण है। ठीक है ना, तो त्वरण होगा तो इस जगह आ जाएगा m प्लस एम इंटू ए, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर करके आप इस प्रकार से लिखो, R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ऐसे लिख सकते हैं, या R इक्वल टू लिखा जा सकता है, हम कॉमन ले लीजिए तो G प्लस ए। अब जरा देखो, ध्यान दो, इस कंडीशन में क्या है, जो प्रतिक्रिया बल यानी आभासी भार है उस वस्तु के वास्तविक भार यानी वास्तविक भार कितना है mg, उससे ma ज्यादा है, यानी आभासी भार कह सकते हैं वो उस वस्तु के वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। बस समझ आ रहा है, यानी अगर हम किसी स्प्रिंग खुला में किसी वस्तु को रख करके लिफ्ट में नियत त्वरण से ऊपर तब जाए, त्वरित हो रही हो, केवल लिफ्ट जाने का मतलब नहीं ऊपर जा रही तो उसका भार बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऊपर जा रही लेकिन अगर वेग ही नियत है तो फिर उसके भार में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर त्वरित गति से जा रही है, उसका वेग लगातार बढ़ रहा है जाने का, ठीक है ना, तब होगा इसमें इसका भार में वृद्धि, तब उसके भार में वृद्धि होगी। ये पॉइंट ध्यान है ना, ऊपर जाने का मतलब नहीं ऊपर जा रही है तो मतलब भार बढ़ गया, ऊपर जा रही है लेकिन नियत त्वरण से जाए, यानी त्वरण हो, त्वरित गति हो उस पर, नियत वेग से जाएगी तो उसके भार में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या, इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार R वास्तविक भार से अधिक होता है, यानी अगर कोई वस्तु 10 किलोग्राम भार की है, अगर लिफ्ट में रख करके त्वरित गति से अगर लिफ्ट चल रही हो तो उसका जो भार है वो 10 किलोग्राम भार से ज्यादा हो जाएगा, 12 किलोग्राम भार हो सकता है, 14 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा त्वरण पर। त्वरण जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा त्वरित गति से वेग करेगी लिफ्ट हमारे, उसी आधार पर उसका भार होगा, यानी उसका जो पाठ्यांक है, जो रुकी हुई लिफ्ट पर जो पाठ्यांक दिख रहा था तराजू पर, उससे वो पाठ्यांक बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी कंडीशन इसकी है, तीसरी कंडीशन इसमें लागू करें हम लोग, उसको नोट कर लें। तीसरी कंडीशन है जब लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गतिमान, तो नीचे की ओर गतिमान जब करते हैं तो इसका फिगर बदल जाएगा, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, त्वरण वही है लेकिन त्वरण कैसे, डायरेक्शन कैसे हो गई, नीचे की तरफ, यानी गति जो है वो नीचे की तरफ होने लगी। तब क्या होगा, बाकी सब चीजें वैसे रहेगा, न्यूटन के विषय का द्वितीय नियम लगाएं, F नेट बराबर ma। अब देखिए यहाँ जो गति नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब mg को ज्यादा मान करके हम समीकरण बनाएंगे। ठीक है ना, नेट बल निकालेंगे तो mg माइनस r करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, mg माइनस r। ये बात समझ में गई, भाई ऊपर की ओर गतिमान है तो r को ज्यादा लेंगे, नीचे तरफ गतिमान है तो mg ज्यादा लेंगे, तो mg माइनस r करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो mg माइनस r इक्वल टू
एम ए हो जाएगा। या आर इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आर उधर ले जाएंगे तो प्लस का, इधर लाएंगे एम ए को तो माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, जो उसका जो वास्तविक भार है, वास्तविक भार जो होगा, भार तो वास्तविक mg है, वो ma कम हो जाएगा, यानी जो आभासी जो भार है वो वास्तविक भार से कम होगा। अगर 10 किलोग्राम की वस्तु है, नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है त्वरित गति से, उसका भार घट जाएगा, 7 किलोग्राम भार बचेगा, 8 किलोग्राम बचेगा, लेकिन 10 किलोग्राम भार से कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे इस स्थिति में वस्तु का आभासी जो भार होता है वास्तविक भार से कम होता है। ये कैसे फार्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है ना। फार्मूला भी आपको याद रखना है, वरना ऐसे कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल इसके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। चौथी कंडीशन है इसकी, जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिरने लगे। ये कंडीशन कब होगी, जब मान लो लिफ्ट नीचे उतर रही है या ऊपर जा रही है और अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, जो केबल बना होता है जिससे लिफ्ट चलती है, लिफ्ट अगर वो टूट जाए तो वो मुक्त रूप से गिरने लगेगी। मुक्त रूप से गिरने का मतलब होता है कि जो लिफ्ट है वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत अगर गति करने लगे, तब भार कितना प्रतीत होगा। तो जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गतिमान है, तो ये कंडीशन होगी। मुक्त रूप से गतिमान होने का मतलब है कि जो त्वरण होगा ए, वो किसके बराबर हो जाएगा, जी। मुक्त रूप से कोई चीज अगर छोड़ दी जाए कहीं तो उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाए, जी। तब कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तब भी हम बाकी सब पूरा तरीका आपका ये रहेगा। नीचे तरफ गति हो रही है, टूटेगी तो ऊपर तो जाएगी नहीं, डोरी नीचे ही आएगी लिफ्ट। तो अगर डोरी टूट जाती है तो नीचे तरफ होगा, तो कंडीशन ये लगाएंगे mg माइनस r इक्वल टू, अब a किसके बराबर हो जाएगा, g। यानी कह सकते हैं लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गिरने लगे तो a का मान किसके बराबर हो जाएगा, g के। तो इसमें ये भी g के बराबर हो जाएगा। ये g के बराबर होने की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल। दोनों कैंसिल हो करके r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब है इस स्थिति में वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाता है, यानी ये कहलाती भारहीन की अवस्था कहलाती है। यानी इसका जो पाठ्यांक होगा तराजू होगा, स्प्रिंग जो रीडिंग लिख करके आती है उसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा, 0। लेकिन उसका वास्तविक भार चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। उसका भार केवल जो प्रतीत होगा, यानी आभासी जो भार होगा वो शून्य होगा, ठीक है। फीलिंग आएगी शून्य हो गया, वरना वास्तविक भार जो है वो तो mg रहेगा। इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। यह अवस्था भारहीनता कहलाती है। इसको भारहीनता की अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ आ गए कि जब कोई लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब उसका जो भार होगा वो शून्य प्रतीत होने लगता है। नोट कर लीजिए इसको। मुक्त रूप से गिरने का मतलब है कि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत बिल्कुल कोई बंधन ना हो, बिल्कुल एकदम फ्री गिरने लगे, ठीक है। एक कंडीशन और है, पांचवी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। जब लिफ्ट नीचे की तरफ गिर तो रही हो, लेकिन
लेकिन उसका जो अगर ऐसे जनरली अगर गिरेगी तो लिफ्ट का जो त्वरण होगा गिरने का वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से उसका त्वरण का मान, अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, लिफ्ट का जो लिफ्ट का जो त्वरण है उस त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, यानी लिफ्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गिरने लगे, आप कहने से लगा सकते हैं कि जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण, लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी से अधिक त्वरण से गतिमान हो, तब क्या हो? जब लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गतिमान हो, यानी जब लिफ्ट का जो त्वरण है वो क्या हो जाए, ए से जी से ज्यादा हो जाए, ये कंडीशन बात समझ गए। यानी इतनी, अब ये तो ऐसे है जब कोई दूसरी चीज को अटैक करने लगे और पृथ्वी तो जी से, पृथ्वी का जो त्वरण होगा वो तो जी होगा, लेकिन अगर और कोई चीज अगर उस पर फोर्स लगाने लगे तो इसका जो जी जो त्वरण का मान है वो जी से ज्यादा हो जाएगा। वो कंडीशन क्या होगी जरा देखो, तो इस पर जो नेट बल, बाकी तो सूत्र नहीं लगेगा, न्यूटन के गति विषय के दो तीन नियम यहाँ पे लगाएंगे। फॉर्मूला किसे लिखा गया है, दो तीन नियम से, न्यूटन के गति विषयक के द्वितीय नियम से जब दो तीन नियम लगाएंगे तो नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कुल जो बल होगा इतना होगा। अब नीचे तरफ गतिमान है तो जी माइनस आर, अब ये जो त्वरण का जो मान है वो ए रहेगा, लेकिन ए का मान रहेगा एक जी से ज्यादा। तो अब जरा यहां पर ध्यान, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा, ये सब बातें जो है अब अलग से लिखेंगे हम लोग, क्या स्थिति होगी इसमें, पहले तक कैलकुलेट कर लें। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम, या आर इक्वल टू लिख सकते हैं एम जी माइनस, नीचे जाने पर ये कंडीशन होती है, नीचे जाने पर उसका जो भार है वो कम प्रतीत होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यदि a इज ग्रेटर देन जी, अगर यहाँ पर लागू करते हैं a का मान अगर g से अधिक अगर है तो जो r का जो मान होगा वो कैसा होगा, r का मान कैसा आ जाएगा भाई बताओ, ऋणात्मक। ए का मान ज्यादा होगा जी से तो आर किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। जब आर का मान ऋणात्मक आए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो उठ करके इस छत से टकरा जाए, समझ आ रही है, इतनी हल्की हो जाएगी, नीचे जाने पर तो हल्की तो हो जाती है, हल्की प्रतीत होती है, लेकिन अगर ए का जो मान है वो जी से अगर ज्यादा हो जाए तो इतनी हल्की हो जाएगी उठ करके उसकी छत से टकरा जाएगी, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है कि वो वस्तु छत से कब टकरा, मैं पूछ लिया अगर लिफ्ट में रखी है कोई वस्तु और लिफ्ट का जो वेग है, वेग क्या किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन ऐसी होगी कि वस्तु वो उस लिफ्ट की तल्ली से उठ करके उसकी छत पर पहुंच जाए, वो कंडीशन तब होती है जब उसका जो त्वरण है लिफ्ट का वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए। तो यहाँ पर होगा अर्थात, चलो इसका निकला, अर्थात वस्तु लिफ्ट की छत से टकरा जाए, ऊपर छत पर पहुंच जाएगी, यहां पर टिकेगी आकर उठ करके, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसकी कंडीशनें हैं, यानी वस्तु का जो भार है वो
लिफ्ट पर अगर रखी है वस्तु तो उसका भार वेरी कर जाता है, चेंज होता है। किस प्रकार चेंज होता है ये हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको वीडियो को दोबारा फिर देख लें तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि लिफ्ट में किसी वस्तु का भार किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। और आज क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।